नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल रेल एंड मेट्रो ओएचई टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे ओएचई के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने काफ़ी ओएचई के बारे में वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे डिफरेंट है। इस वीडियो में हम काफ़ी टॉपिक कवर करने वाले हैं ओएचई से लेकर। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो इस वीडियो में कवर ना किया जाए। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा सारी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नॉलेज और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यह स्लाइड हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, मोस्टली उन लोगों के लिए बनाया है जो ओएचई टीआईडी में जॉब कर रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत खास स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल ओएचई मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट्स में होने वाली एक्टिविटी के टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों, यदि आप ओएचई के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको कभी भी रेलवे ओएचई के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा टीआरडी जो होता है, टीआरडी का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब ओएचई का फुल फॉर्म होता है। ये आपके दो क्वेश्चन कभी भी आते रहते हैं, ठीक है ना। जो आपकी टाइप ऑफ ओएचई होती है, आपकी होती है, एक तो आपकी रेगुलेटेड होती है, एक अनरेगुलेटेड सिस्टम होता है। दो टाइप की ओएचई होती है, एक रेगुलेटेड ओएचई, एक अनरेगुलेटेड ओएचई। तो दोस्तों, रेगुलेटेड ओएचई का मतलब होता है आपका जो ओएचई मूवमेंट करती हो। मूवमेंट करती हो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही उसका काउंटरवेट नीचे की तरफ आएगा, जिससे कि वह मूवमेंट करके वायर में टेंशन बढ़ा देगा। अनरेगुलेटेड ओएचई मतलब होता है जो मूवमेंट नहीं करती है। जैसे आपने कभी भी आपने देखा होगा, एफटीए शॉट जो होता है उसमें आपका कोई भी काउंटरवेट नहीं होता है, वो वाला अनरेगुलेटेड होती है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। दोनों साइड एफटी होगा तो मतलब आपका कहने का आप कह सकते हो वो अनरेगुलेटेड ओएचई है, कि मतलब वहाँ पे कोई भी काउंटरवेट नहीं है। चाहे आपका धूप हो चाहे गर्मी हो, वो वायर जितना आपने टेंशन दिया है उतना ही हमेशा रहेगा। तो रेगुलेटेड ओएचई और अनरेगुलेटेड ओएचई में वही यही अंतर है। आप कभी भी आप देख लेना साइड पे, जैसे कि आप टीआईडी में जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं या ऑलरेडी न्यू हैं, तो आप कभी भी साइड पर जाइए, एक बार देखिए काउंटर वेट। यहाँ पे दोनों साइड काउंटर वेट लगे हुए हैं, मतलब आपका जब भी धूप टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक काउंटर वेट नीचे की साइड आ जाएगा। ये तो काउंटर आपका धूप कम है तो ऑटोमेटिक काउंटरवेट सर्दियों में ऊपर चला जाता है। तो ये रेगुलेटेड ओएचई के ही कारण होता है। यदि वह फिक्स रहता है, वो कुछ मूवमेंट नहीं करता है, तो वो अनरेगुलेटेड ओएचई होती है। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है रेगुलेटेड ओएचई अनरेगुलेटेड ओएचई में। यदि इससे लेके कभी भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में रेगुलेटेड ओएचई से लेकर या अनरेगुलेटेड ओएचई से लेकर, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसको अच्छे से समझ लें। चलिए दोस्तों, रेगुलेटर वॉच आपका जैसा कि आप देखिए, स्पीड पोटेंशियल वेरियस टाइप ऑफ वॉच आपका क्या क्या स्पीड के लिए क्या क्या कौन से वायर यूज किए जाते हैं। एक कैडनरी वायर यूज किया जाता है, एक कॉन्टैक्ट वायर यूज किया जाता है, ड्रॉपर्स यूज किए जाते हैं, जंपर्स यूज किए जाते हैं, आपका ओवरलैप्स यूज किए जाते हैं, इनका मास्ट यूज किए जाते हैं, पोर्टल यूज किए जाते हैं, और शेड्यूल ऑफ डायमेंशन जो भी हमारी शेड्यूल ऑफ डायमेंशन हैं, ये ओएचई के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि ओएचई में यूज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पैन के बारे में। स्पैन होता क्या है? एक्चुअली एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत आता रहता है, तो स्पैन क्या होता है। चलिए तो हम आपको बताते हैं। स्पैन दो प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है, एक नंबर एक जो होता है आपका स्टैंडर्ड स्पैन। स्टैंडर्ड, आप इसको ध्यान रखें, एक स्टैंडर्ड स्पैन होता है आपका, और दूसरा वाला होता है ये आपका स्पैन होता है, स्टैंडर्ड स्पैन, और दूसरा वाला होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, आप नोट कर लें, नॉन स्टैंडर्ड है ना, ये नॉन स्टैंडर्ड स्पैन होता है। आप याद रखें, स्पैन दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्पैन कौन से होते हैं वो है हम आपको आगे बता देते हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं स्पैन क्या होता है। देखिए, स्पैन का मतलब होता है, ये वाला खंबा आपको दिख रहा होगा, जैसे ये वाला खंबा है, इस खंबे का सेंटर, जैसे इस खंबे का सेंटर इधर है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाले खंबे का सेंटर इधर है, ये वाला खंबा है इसका सेंटर इधर है, ये वाले खंबे का सेंटर इधर है। तो इस सेंटर की दूरी को स्पैन बोला जाता है। जैसे ये खंबा है, इस खंबे से एक खंबे से दूसरे खंबे तक की दूरी को स्पैन बोला जाता है। याद रखना, ये आपका स्पैन हुआ।
तो दो पोलों के बीच की दूरी को स्पैन बोला जाता है, जैसा कि आपको हमने स्क्रीन पर दिखाई दिया है। चलिए अब हम जान लेते हैं स्पैन कितने प्रकार के होते हैं। स्पैन आपका देखिए स्टैंडर्ड स्पैन, स्टैंडर्ड स्पैन आपका मिनिमम जो होता है वो आपका 18 मीटर से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम स्पैन होता है आपका 18 मीटर, ठीक है। मिनिमम स्पैन याद रखना, ये मिनिमम स्पैन होता है 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर मिनिमम। अब इसमें स्टैंडर्ड स्पैन निकालने के लिए आपको कभी भी 4 मीटर 4.5 ऐड करते जाना है। जैसे मैंने 18 में ऐड किया तो दूसरा वाला मेरा स्पैन निकल के आया, ठीक है, दूसरा वाला स्पैन निकल के आया मेरा, तो वो आपका 22.50 मतलब 22.5 मीटर नेक्स्ट स्पैन आया। तीसरा स्पैन आया मेरा 4.5, उसमें ऐड करेंगे। कभी भी 18 मिनट में 4.5 ऐड करते जाइए, आपके स्टैंडर्ड स्पैन निकल आएंगे। आप याद रखिए, कभी भी आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल 18 मीटर में 4 पॉइंट मिनिमम स्पैन जो होता है, कभी भी क्वेश्चन आता है सबसे मिनिमम स्पैन कितना रख सकते हैं, तो वो है 18 मीटर। सबसे मैक्सिमम पहले 72 मीटर था, लेकिन आईडीएसओ ने अभी चेंज कर दिया है हाई स्पीड के कारण, आपका 67.5 मैक्सिमम स्पैन कर दिया है। यही भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है, तो आप इसको याद रख लें। चलिए तीसरा स्पैन हो गया आपका 22.50 में 4.5 जोड़ेंगे तो 27 मीटर हुआ, ठीक है। अगला आपका 31.50 हुआ, आप ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 36 हुआ, फिर उसका 40.5 हुआ, ठीक है, उसके बाद 45 हुआ, है ना, उसके बाद आपका 49.5 हुआ, याद रखना ये 49.5। फिर उसके बाद आपका 54 हुआ, फिर उसका 58.5 हुआ, फिर उसके बाद 63 हुआ, और उसका 67.5 हुआ। याद रखना ये आपके स्पेन्स के बारे में, टोटल आपको स्पेन्स कवर कर, ये स्टैंडर्ड स्पेन है। यदि इसके अलावा कोई स्पेन आता है, सारे नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। तो दोस्तों यही होते हैं स्पेन, दो प्रकार के, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। 18 मीटर में 4.5 ऐड करते जाएगा, स्टैंडर्ड स्पेन आ जाएंगे आपके, और इनके बाद दो भी स्पेन बचते हैं तो वो आपके नॉन स्टैंडर्ड स्पेन होते हैं। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है। चलिए स्पेन का बहुत रोल रहता है ओएचसी में, स्पेन से ही सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं, कर्व वगैरह टोटल ओएचसी स्पेन से ही रिलेटेड होती है। तो स्पेन के बारे में आप अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ओएचसी है, ओएचसी में क्या क्या रहता है, जैसे आपका यहाँ पे ये ओएचसी आपको देख रहे होगे, ये ओएचसी है। तो ओएचसी जैसे आपका होता है, कभी भी इस टाइप की डिजाइन होती है। आप देखना जो सेंटर पॉइंट हुआ, जैसे आपका ये वाला सेंटर पॉइंट है हमारा, ये वाला सेंटर पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर रहता है। तो जो बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं सैग। सैग कितने का है, प्री सैग जो बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, कंडक्टर, ये कंडक्टर आपका जो भी है हमारा कैडनाई वायर या कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आप सकते हो, ये वाला हमारा इंसुलेटर रहता है। आप याद रखना ये सारी चीज़ें, ये इंसुलेटर है, ये हमारा ऊपर वाला कैडनरी वायर होता है, नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर होता है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमारा मास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड है, ठीक है। ये रनिंग रेल्स है, जो रेन लर्निंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों, आगे आगे एक एक चीज़ हम क्लियर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको इसलिए बता ही दिया, ये इंसुलेटर के बारे में बता ही दिया, ये आपका कैडनरी वायर, ये आपका ड्रॉपर्स होते हैं बीच में जो लगे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी भी, ये ड्रॉपर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका नीचे वाला ये वाला जो है कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। ये आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहला रिटर्न वायर है, ठीक है, और ये आपका मास्ट है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैड, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कॉन्टैक्ट वायर होता है सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो पेंटो टच होकर चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हमारा पेंटो है, और पेंटो कॉन्टैक्ट वायर से टच होकर ही चलता है। देखिए आप वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे हमारा पेंटो है, ये कॉन्टैक्ट वायर से टच होकर चल रहा है। तो कॉन्टैक्ट वायर जो चलता है वो कभी भी स्मूथ रन होना चाहिए, कभी भी कोई चीज़ उसमें हिट नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम सारा अरेंजमेंट बहुत स्मूथली करते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी आपको देखते हैं टर्मिनल्स, आपका ये हमेशा कि हमने आपको बताया, ये रेगुलेटेड ओएचसी का डिजाइन है, याद रखिए ये रेगुलेटेड ओएचसी का है। तो रेगुलेटेड ओएचसी देखिए आपका, जैसे हम शॉर्ट स्टार्ट किया, ये ओवरलैप का है पूरा, ठीक है। तो ये काउंटर वेट है। तो रेगुलेटेड ओएचसी में आपका काउंटर वेट का वेट पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो काउंटर वेट का वेट होता है 665 केजी, ठीक है। काउंटर वेट रेगुलेटेड ओएचसी में 665 केजी यूज किए करते हैं, ठीक है। ये आपका काउंटर वेट का हो गया वजन। कभी भी क्वेश्चन आता है कितना वजन होता है काउंटर वेट में, 665 केजी होता है रेगुलेटेड ओएचसी में, ठीक है।
जैसा कि आप यहाँ पर काउंटर वेट देख सकते हो, ये लिखा हुआ काउंटर वेट, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये आपका गाय रोड होता है, जैसे गाय रोड आपको इस तरीके से लगा होता है, कभी भी देखना एंकर में इस तरीके से रहता है, पूरा पूरा एंकर में लगा होता है, ये गाय रोड होते हैं, ठीक है। ये आपका टर्मिनेशन ऑफ रेगुलेटेड ओवरची यहाँ पर टर्मिनेट होती है। ये आपकी थ्री पुली है, जो थ्री पुली रहती है, ठीक है, ये थ्री पुली पोर्शन है। यहाँ पर आपका इंसुलेटर रहता है, ये आपका इंसुलेटर है, जिससे कि यहाँ से करंट इधर ना जाए खंभे की तरफ, तो इंसुलेटर लगा देते हैं। यहाँ आपकी कंपनसेंटेड प्लेट रहती है, यहाँ पे इस तरीके से डबल ओवरलैप बनता है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिज़ाइन है, कितना क्या है, कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर 10 स्क्वायर mm का होता है, कैडनी वायर 65 स्क्वायर mm का होता है, जबकि आपके यहाँ, और आपका एंटीग्रिक वायर 93 स्क्वायर mm का होता है, 19 स्ट्रिंग होती हैं उसमें। कैडनरी में भी आपके 19 स्ट्रिंग होती है, कॉन्टैक्ट में एक ही रहती है, वो हार्ड कोर रहता है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर भी, देखिए ये रहा 2.1 एक उसका रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यही है रेगुलेटेड वॉच, देखिए रेगुलेटेड इक्विपमेंट्स पुली, थ्री पुली ब्लॉक टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारी जानकारी आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा काम आएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ट्रेन चलता है। देखिए यहाँ पर पुल ऑफ और पुश ऑफ एक अरेंजमेंट रहता है, पुल ऑफ पुश ऑफ ये एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है, जैसे जहाँ पर भी स्ट्राइकर नहीं मिलता है वहाँ पर पुल ऑफ पुश ऑफ किया जाता है। ये याद रखना, कोई कभी भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, पुल ऑफ पुश ऑफ क्या होता है। तो कभी भी जब भी आपका कहीं पर भी स्ट्राइकर नहीं मिल रहा था, वहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा कर्व होता है वहाँ पर पुल ऑफ पुश ऑफ का यूज़ किया जाता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है वो अच्छी का, जिससे कि वहाँ पर हमको स्ट्राइकर मिल सके। कर्व में ऐसा होता है कि ब्रिजेज, मेजर ब्रिजेज वगैरह रहते हैं या कोई अनदर सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पे ऐसा हमें पुल ऑफ पुश ऑफ का यूज करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। ओवची देखिए, आप जैसे हमने आपको थ्री पुली के बारे में बताया था, एक एक आइटम्स के बारे में और बता देते हैं। देखिए ये ऐसा स्वरूप है, यहाँ से जो हैंगिंग किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये वाले वायर पूरा घूम के गया है, ये आपकी ऐसा स्वरूप है। ऐसा स्वरूप आपकी 8 मीटर की होती है, याद रखना, ठीक है। ये आपका कैडनरी वायर है, ये कॉन्टैक्ट वायर है, देखो आप कॉन्टैक्ट वायर, ये कैडनरी वायर, ये आपका मास्ट है, ये आपके ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। ये आपका 9 इंसुलेटर है, ठीक है, 9 इंसुलेटर है। ये आपकी कंपनसेंटेड प्लेट है, ठीक है। ये आपका 9 एडजस्टर है, ठीक है, 9 एडजस्टर है ये भी। ये आपका कॉन्टैक्ट एंडिंग कौन है, ये आपका कैडनरी एंडिंग कौन है, याद रखना, ये सारे अरेंजमेंट याद रखना। हमने RI नंबर ऑलरेडी पिछली वीडियो में दे दिए हैं, एक एक करके RI नंबर, तो कौन से का RI नंबर क्या रहता है वो सारी डिटेल्स आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हमारी ओवची रिलेटेड RI नंबर वाली वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको कोई डाउट्स ना रहे। ये आपकी देखिए, ये एंटी फॉलिंग रॉड है, 2.45 मीटर की रहती है, 2 एंटी फॉलिंग रॉड रहती है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एंटी फॉलिंग रॉड कितनी होती है, तो याद रखना, ठीक है। ये आपका डबल स्टेप है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाला डबल स्टेप है, याद रखना, ठीक है। ये आपका 9 एडजस्टर है। तो ऐसे सारे इक्विपमेंट, ये आपकी एंकर फिटिंग है, जो ये वाली गैरेट फिटिंग, ये वाली एंकर फिटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, एडाप्टर है, ये इंसुलेटर है। ये भी इस वाले इंसुलेटर को टॉप इंसुलेटर बोलते हैं, ये वाले इंसुलेटर को बॉटम इंसुलेटर बोलते हैं। ये आपका स्टडी आर्म है, ठीक है। ये आपकी RT है, ये आपकी BT है, और ऊपर जो टॉप लगा हुआ वो ST है, ठीक है। ये आपका काउंटर वेट है, 665 के रहता है पूरा काउंटर वेट, ठीक है। ऐसा रोप बताई दी आपको, 9 एडजस्टर रहता है, ठीक है ना। तो ये सारे अरेंजमेंट रहते हैं थ्री पुली में, जो HT में यूज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीच साइड में आपका यहाँ बैक एंगल है, याद रखना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि किस मटेरियल का नाम क्या होता है और उसको क्यों यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप स्टैगर के बारे में जानेंगे हम, स्टैगर क्या होता है। स्टैगर का जो मेन रोल होता है वो एक्चुअली क्या है, जब भी ट्रेन जो चलती है उस टाइम कभी भी वो एक जगह नहीं चलनी चाहिए। अब वायर एक जगह चलता रहा, एक ही जगह चलता रहा, तो एक ही जगह पर स्पेस बना लेगा और उसको खींच देगा, और वहाँ पर कभी भी आपका तुरंत ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि एक जगह कोई भी चलती रहेगी। कभी भी आपने कभी भी कोई एक जगह पर वो चीज़ बार बार चलती है, तो वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है, जिससे कि वो नुकसान हो जाता है। तो स्टैगर से क्या करते हैं, देखिए आपका एक हमने यहाँ पे एक स्टैगर बाहर की तरफ रखा है, यहाँ पे देखिए एक बाहर की तरफ वायर है, जैसे अभी इधर की तरफ वायर है, और एक हमने अंदर की तरफ रखा है। स्टैगर का मतलब होता है कि आपका वायर एक में आपका, जैसे आपका स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट ट्रैक है, तो स्टैगर हम +200 -200 mm में रखते हैं। उससे क्या रहता है, जैसे यहाँ पे पेंटो चलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस में है
जैसे यहाँ पर प्लस में बाहर की तरफ जा रहा है, प्लस में, तो प्लस का मतलब बाहर की तरफ जा रहा है और अंदर माइनस में, तो जहाँ से गाड़ी जाएगी तो ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, मतलब एक ही जगह पे, मतलब चार तरफ रन करेगी, ऐसे करके रन करेगी, एक जगह रन करेगी। यदि एक ही जगह पर रन करेगी तो आपका यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, पेंटो का भी कार्बन टूट जाएगा और कॉन्टैक्ट वायर भी घिस जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्टैगर का यूज करते हैं, जिससे कि एक जगह पर टच ना हो और पेंटो चारों तरफ मूवमेंट करता रहे। यदि घिसे तो चारों तरफ घिसे, एक तरफ ना घिसे, जिससे कि वो गड्ढा ना पड़े और अपनी गाड़ी अच्छे से चल सके। तो आपका स्टैगर 0 से लेके 300 तक रख सकते हैं, 0 से +300 या 0 से -300 तक रख सकते हैं। वो कर्वेचर के हिसाब से होता है। जैसे आपका इनसाइड कर्व है, ठीक है, तो वो इनसाइड कर्व आउटसाइड कर्व में कर्व प्लस माइनस स्टैगर रखना होता है। आपका स्ट्रेट लाइन है तो आपका +200 -200 स्टैगर रख सकते हैं। यदि आपका कर्व वगैरह है, जैसे आपका इनसाइड कर्व है या आउटसाइड कर्व है, तो आपका जब इनसाइड कर्व होता है तो उसमें RD प्लस की लगती है, और आपका आउटसाइड कर्व है तो RD उसमें माइनस की लगती है। तो प्लस की RT है तो प्लस का स्टैगर रहेगा, माइनस की RT है तो माइनस का स्टैगर रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहती है। कभी भी स्टैगर ध्यान रखना, 0 से लेके 300 +300, 0 से लेके -300 तक स्टैगर रख सकते हैं। यह डिपेंड करता है कर्वेचर पर। यदि आपका स्ट्रेट लाइन है तो +200 -200 रख के चल सकते हैं, या आपका कर्वेचर है तो डिपेंड करता है कर्वेचर कितना है, उसके हिसाब से स्टैगर को मेजर किया जाता है। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको देख सकते हो, जैसे कि हम लोग ट्रैक सेंटर में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ट्रैक सेंटर है, तो स्टैगर यहीं से मैनेज किया जाता है। आपका इधर रहेगा तो आपका माइनस स्टैगर रहेगा, इधर रहेगा तो आपका प्लस स्टैगर रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टैगर के बारे में। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था, +200 टेंजेंट ट्रैक पे, और आपका कर्व ट्रैक पे +300 ±300 रख सकते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, तो आप कभी भी इसको बड़े ध्यान में रख करके काम करें, जिससे कि आपको कभी भी कोई गलती ना है। स्टैगर का ट्रेल में बहुत रोल रहता है। एक्चुअली ट्रेन जो चलती है वो स्टैगर के बेस पर ही चलती है। यदि आपने स्टैगर ज़्यादा रख दिया तो पेंटो बाहर निकल जाएगा और पेंटो तुरंत हवा में चला जाएगा और आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टैगर का बहुत बड़ा रोल है, भले ही छोटी सी चीज़ है पर लेकिन रोल इसका सबसे ज़्यादा है। स्टैगर के बेस पे ही हमारी पेंटो ओची से टच होकर चलता है। तो आप याद रखें, स्टैगर को कभी भी गलती ना करें। स्टैगर को बहुत, इसके टॉपिक को भी डाउट्स है आपको तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम स्टैगर के बारे में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी गलती ना करें। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। स्टैगर के बारे में आपको बता ही दिया है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा रेगुलेटेड इक्विपमेंट्स ओएचई के बारे में, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। देखिए, ये आपके ATD है, इसमें और थोड़े से और डाउट है वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये कंप्लीट है आपका। देखिए किस तरीके से ये आपका गाय रोड है, राइट, ये आपकी 3 पुली है, 3 पुली है, ये वाला जो वाला है, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपको ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है, कितना अरेंजमेंट रहता है, क्या रहता है, कैसे रहता है। ये विंच टाइप की ATD है, ठीक है। विंच टाइप की ATD आजकल यूज नहीं की जा रही, तो हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत बता देते हैं, आप इतना समझ लीजिए। विंच टाइप की ATD है, उसका डिजाइन इस तरीके से होता है, ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें किस तरीके का होता है। चलिए, क्योंकि हम आजकल कन्वेंशनल वो चीज़ यूज की जा रही है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपकी 3 पुली ATD है, 3 पुली जो यूज की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन रहता है। ये आपकी कंबन सेंटर प्लेट है, यहाँ आपका कैडनी एनिकॉन होता है, यहाँ कॉन्टैक्ट एनिकॉन रहता है। इसमें लोड 1000 kgf करता है, इसमें लोड 1000 kgf करता है। क्वेश्चन याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन आता है, कैडनी वायर में कितना लोड रहता है तो 1000 kgf, कॉन्टैक्ट वायर में कितना लोड होता है 1000 kgf, दोनों को मिला के 2000 kgf का वेट हुआ। तो 2000 kgf का वेट हुआ तो आपका जो 3 पुली का रेशियो रहता है तो 3/1 का रेशियो रहता है। तो जब आपका 3/1 का रेशियो, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 665 kg, 666 कुछ आ रहा है। तो इसीलिए हम 3/1 के रेशियो से ही हम अपना 665 kg यूज करते हैं। कभी भी यह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, आप याद रखना कभी भी कि आपका ATD का रेशियो क्या रहता है, तो आपका 3/1 रेशियो रहता है, 3:1, और उसी के बेस पे आपको काउंटर वेट, आपका जिस तरह लोड है उसको 3 में डिवाइड करके जितना भी आएगा उतना हम काउंटर वेट यूज करेंगे। कभी भी याद रखना, जैसे हमारा 2400 टेंशन लेंथ है, आजकल 2025 में 2400 का लेंथ, 2400 टेंशन लेंथ का यूज किया जा रहा है। 2400 उसको वेट है, 1200 का लोड दिया गया कैडनी और कॉन्टैक्ट में, तो 2400 हुआ। 2400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 800 kgf हुआ। तो आजकल 2025 में 800 kgf वेट यूज किया जा रहा है, तो वो 3/1 के रेशियो से होता है। तो कभी भी जितना कैडनी कॉन्टैक्ट वायर में लोड होगा, हमें काउंटर वेट भी उतना ही यूज करना पड़ेगा, 3/1 के रेशियो से। आप याद रखना इस चीज़ को, कभी भी यह एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि आपका ऑटोमेटिक ATD का आपका रेशियो कितना रहता है।
कितना रेशियो रहता है उसका, काउंटर वेट का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइप के पीस होते हैं। एक पीस होता है 40 केजी का, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, 665 केजी में आपके 16 पीस यूज किए जाते हैं, याद रखना। एक आपका 20 केजी का यूज किया जाता है, एक नंबर 20 केजी का, 5 केजी का एक यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो टोटल आके आपका 600 इंटू 16 बराबर हुआ आपका 640। ठीक है, ये आपका हुआ 20, ये हुआ 5, टोटल मिला के आपका 665 केजी, 665 केजी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका। तो यहाँ पे आपको पता पड़ा होगा सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कैसे क्या अरेंजमेंट रहता है। चलिए, ये आपका एटीडी का वॉल्यूम चार्ट है आपका। जैसे एटीडी आपका करते हैं तो एक्स पर कितने टेम्परेचर पर एक्स वाई वैल्यू कितनी रहती है, वो सारी चीज़ें। चलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यह है, इसके लिए हम एक अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। एक्स वाई वैल्यू फॉर्मूले के थ्रू कैसे निकालें, या फिर एक एप्लीकेशन भी रहता है, उससे भी आप एक्स वाई वैल्यू निकाल सकते हो। तो और एक्स वाई वैल्यू फार्मूला से हम बताएंगे आगे आपको फार्मूले से कैसे निकालते हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि एक्स वाई वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। कभी भी कोई भी, जैसे किसी भी एग्जाम में गए तो आपको वहाँ पे कोई मोबाइल थोड़ी दे देगा कि आप एक्स वाई वैल्यू निकालो, नहीं। तो इसीलिए आपको एक्स वाई वैल्यू फार्मूले से निकालना आना चाहिए। हम आपको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्स वाई वैल्यू फार्मूले के थ्रू कैसे कम समय में निकालते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपके मॉडर्न टाइप का हाइड्रोलिक, ये आपके एटीडी है, जैसे आप देख सकते हो मॉडर्न टाइप की हाइड्रोलिक आज की यूज की जा रही है एटीडी वगैरह में। जैसे आपके मेट्रो वगैरह में ज़्यादा यूज की जा रही है आजकल, वो अच्छी में तो इतना नहीं है, बहुत कम है। तो मेट्रो वगैरह में ज़्यादा यूज की जा रही है मॉडर्न टाइप की हाइड्रोलिक एटीडी। चलिए, ये आइसोलेटर आपका, ये सिंगल पोल आइसोलेटर है, ये आपका डबल पोल आइसोलेटर है। याद रखना, सिंगल पोल आइसोलेटर से लेके एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 1600 ये आपका कितने एम्पियर का होता है। तो सिंगल पोल आइसोलेटर 1250 एम्पियर का होता है, ये आपका 1600 एम्पियर का होता है। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एग्जाम में, आप इसको याद रख रखिएगा। सिंगल पोल डबल पोल, 1:25 में सिंगल पोल यूज कर रहे हैं वो अच्छी में, 2:25 में डबल पोल यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओएचई कंडक्टर्स, कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं ओएचई में आपके 1:25 में? देखो, कैडनी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर्स, जंपर्स, फीडर रिटर्न कंडक्ट वायर, लार्ज स्पैन वायर, अर्थ वायर, ये कंडक्टर्स रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका कैडनरी वायर है। कैडनरी वायर में आपका देखिए, कैडनरी वायर है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होता है 65 स्क्वायर mm। इसका डायमीटर होता है 10.50 mm। नॉर्मल टेंशन इसकी 1000 kgf रह सकती है। ब्रेकिंग लोड कितने, मतलब 3920 kg तक ये लोड ले सकता है। इससे ज़्यादा हुआ तो ब्रेक डाउन होने के चांसेस रह सकते हैं। मतलब कभी भी हम क्या ना, ये 3920 से ज़्यादा लोड नहीं देंगे, किसी भी ज़्यादा लोड दे दिया इससे ज़्यादा तो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आप कभी भी याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है कि नॉर्मल वेट कैडनरी वायर कितना ले सकती है और उसका ब्रेकिंग लोड कितना होता है 3920 kg। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। कैडनरी वायर में स्ट्रिंग्स कितनी रहती हैं? 19 स्ट्रिंग्स रहती हैं, ये भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता रहता है। तो कैडनरी वायर से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये कैडमियम कॉपर का बना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रख लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर जो होता है आपका, जैसे ट्रेन टच होकर चलती है उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 10 स्क्वायर mm, डायमीटर होता है 12.24, नॉर्मल टेंशन होती है उसकी 1000 kgf, आपका ब्रेकिंग लोड होता है उसका 3905 kg। तो ये भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट वायर को लेके ऐसे ही आता रहता है कि उसका ब्रेकिंग लोड कितना होता है, नॉर्मल टेंशन कितना ले सकता है। ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग तो एक ही होती है, हार्ड ड्रोन का बना हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये इसका डिजाइन किया हुआ है। चलिए, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में देखिए। कॉन्टैक्ट वायर क्या है, देखिए, ओवल लाइन स्क्वायर परमीटर क्लास। ठीक है, कहाँ पर कितनी हाइट रखते हैं? तो नॉर्मल जो आपकी कॉन्टैक्ट वायर की हाइट रहती है वो आपकी 580 रहती है नॉर्मल। किसी किसी सिचुएशन में, जैसे आपका कहीं हाइट वगैरह एलसी गेट हुआ या कुछ वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ब्रिज वगैरह हुए, वहाँ मिनिमम आपकी हाइट 4.92 रख सकते हैं, इससे कम हाइट नहीं रख सकते। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कॉन्टैक्ट वायर की मिनिमम हाइट 4.92 होती है और आपका नॉर्मल हाइट 5.80 होती है। लेवल क्रॉसिंग में आपका 5.50 तक इसको रख सकते हैं।
लेवल क्रॉसिंग पर। याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। लेवल क्रॉसिंग में कॉन्टैक्ट वायर की हाइट क्या होती है 5.50, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, नीचे रख दिया तो एलसी गेट पर बहुत सारे वाहन व्हीकल्स निकलते रहते हैं, टच होने का चांसेस रहता है। तो एलसी गेट पर 5.50 से कम नहीं रख सकते। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता रहता है, आप इसको याद कर लें अच्छी तरीके से। अनरेगुलेटर वॉच 5.570 मीटर रख सकते हैं। रेगुलेटर 50 mm फ्री सेगमेंट आपका 5.55, ठीक है। रेगुलेटर वॉच 100 फ्री सेगमेंट आपका 5.60, और आपका रेल गोज में आपका 5.67। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए ड्रॉपर्स के बारे में जानेंगे। देखिए कैडनरी और कॉन्टैक्ट वायर को जो अटैच कर जो जोड़ता है उसको ड्रॉपर्स बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, यदि हम ड्रॉपर्स यूज नहीं करेंगे तो आपका वायर कभी भी दिक्कत होगा, क्योंकि एक दूसरे को जब हम इतना लंबा सेक दे देंगे तो एकदम सेक आ जाएगा, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं बना सकेंगे। जब ट्रेन चलेगी तो एकदम बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा। तो दोनों को बराबर होल्ड करने के लिए हम ड्रॉपर्स का यूज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपकी कैडनरी क्लिप है, ये आपकी कॉन्टैक्ट क्लिप है। दोनों क्लिप को लेकर ड्रॉपर्स 5 mm का ड्रॉपर्स यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉपर्स का यूज किया जा रहा है। कैडनरी और कॉन्टैक्ट को ये होल्ड करके रखता है दोनों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये आपका कैडनरी क्लिप है, ठीक है। इसमें आपका 1035 का बोल्ट यूज किया जाता है, एक जो भी होल वाला होना चाहिए, जिसमें आई पिन यूज की जाती है। ये आपके इसमें भी यू पिन लगती है, इसमें भी एक होल रहते हैं दोनों को लेके, तो वो भी रहना चाहिए। और ड्रॉपर आपका 5 mm का होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये कैडनरी वायर है, कंट्री वायर को पकड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। और ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है ना जीरा। अब यहाँ पे ये क्या रहता है, ये मूव रहता है। ये पोर्शन हम इसको क्या करते हैं, मूवेबल रखते हैं। कब भी जैसे कि इसमें लोड अब आ गया तो पेंटो ने उसको ऊपर कर दिया, तो ये वाला ऑटोमेटिक, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा हुआ है, ये ऑटोमेटिक आपका 3 से 4 सेंटीमीटर रहता है, तो ये आपको इस तरह मार्जिन ले सकता है जिससे कि लोड टूटेगा नहीं, तो ये कभी भी लिफ्टिंग कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लूप बना के रखते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कैडनरी कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए ड्रॉपर्स के बारे में इतना ही है, आगे चलते हैं, ठीक है। ड्रॉपर्स में आप देख सकते हो डायमीटर आपका 5 स्क्वायर mm का होता है, ठीक है। और लार्ज वाला 7 का होता है, 7 का तो यूज नहीं कर रहे हैं आजकल, 5 स्क्वायर mm का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक वेट उतना होता है इसका 0.146 इसका वेट होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं आपको ड्रॉप रिंग के बारे में। ड्रॉप रिंग कभी कैसे ड्रॉपर्स कैसे लगाते हैं। तो पहली बात आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में सबसे पहले बताया था स्टैंडर्ड स्पैन, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड स्पैन। तो हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्पैन के बारे में। स्टैंडर्ड स्पैन मोस्टली स्टैंडर्ड स्पैन ही रखना, नॉन स्टैंडर्ड नहीं रखना है। नॉन स्टैंडर्ड रखना है तो हम उसके बारे में बताएंगे। चलिए पहले आपका जब भी आपका ये स्पैन है आपका, जैसे आपका 18, ठीक है, 18 मीटर, 27 मीटर, 36 मीटर, 45 मीटर, 54 मीटर, ठीक है, 63 मीटर, ये वाले स्पैन रहे। तो कभी भी ये वाले स्पैन रहेंगे तो इनकी ड्रॉपरिंग कैसे की जाएगी। तो कभी भी ये वाले स्पैन रहे तो पहला वाला ड्रॉपर आपका 2.25 पर रखेंगे, ठीक है, पहला वाला स्पैन 2.25 है। उसके बाद जो भी है आपके, जैसे यहाँ पे एक मास्ट है, यहाँ पे एक मास्ट है, ठीक है, एक यहाँ पर मास्ट है, ठीक है, ये दोनों मास्ट है, मान लो सपोज दैट ये दोनों मास्ट है, और आपको इन दोनों के बीच में ड्रॉपरिंग करना है, ठीक है। ये आपका कैडनरी वायर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये कॉन्टैक्ट वायर है। अब यहाँ को आपको ड्रॉपरिंग करनी है, तो आपका मान लो स्पैन आपका 27 का स्पैन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका पहला जो स्पैन रहेगा, आपका पहला ड्रॉपर रहेगा वो आपका 2.25 पर रहेगा, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला आपका रहेगा 6.75 पे, 6.75 दूसरा वाला ड्रॉपर, ठीक है। तीसरा वाला भी आपका 6.75 पर रहेगा, ठीक है, 6.75 है ना, तो ये 9 मीटर पर रहेगा, सॉरी ये 9 मीटर पर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 9 मीटर पर रहेगा, और फिर आपका 2.25 पर आ जाएगा। तो कभी भी दोनों जो ड्रॉपर रहेंगे, फिर स्टार्टिंग से इस मास से पहला वाला ड्रॉपर 2.5, इस मास से पहला वाला ड्रॉपर 2.5, और बाद बाकी आपका ये वाला पहले दूसरा वाला ड्रॉपर बी ड्रॉपर जो बोलते हैं, ये ड्रॉपर ये बी ड्रॉपर, ये आपका कितना रहेगा 6.75 पर रहेंगे दोनों, ठीक है। तो कभी भी याद रखना आपको इस तरीके से याद रखना आप। तो जैसा कि आप यहाँ पे 6.75 रख देंगे,
ठीक है। तो पहले वाले ड्रॉपर दोनों कभी भी स्टैंडर्ड रहे चाहे नॉन स्टैंडर्ड रहे, दोनों ए ड्रॉपर आपके 2.25 पर रहेंगे। यदि आपका चेंज होना है तो बी, आपका ये बी ड्रॉपर, यदि आपका ये वाला स्पैन रहे तो आपका 6.75 पर रखने हैं, याद रखना। और आपके जैसे आपके रहे 22.5, ठीक है, 31.5, ठीक है, 40.5, 49.5, 58.5, आपका 67.5। अब ये वाले रहे तो आपको क्या करना है, पहले ड्रॉपर आपका, जैसे कि मेरे ये वाला स्पेन है सपोज दैट, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर पहला वाला स्पेन है, ये वाला स्पेन आपका, ठीक है, कैंडी वायर कॉन्टैक्ट वायर। तो पहला वाला आप ए ड्रॉपर रखोगे आप यहाँ पे, आपका 2.25 है, यहाँ पे भी 2.25 पर रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 मीटर, 2.25 का 9 मीटर, यहाँ से भी 9 मीटर, यहाँ से भी 9 मीटर, जितने ड्रॉपर्स आए उतने 9 मीटर पर यूज किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले इसका फॉर्मूला रहता है, याद रखना कभी भी, ठीक है। ये वाले स्पेन रहेंगे तो 6.75 रहेगा, ये वाला स्पेन रहेगा तो 9 मीटर रहेगा। चलिए एक ट्रिक और बता देते हैं, एक्चुअली एग्जाम में आता रहता है कभी भी, कि कभी भी कौन सा स्पेन है 1 सेकंड के अंदर कैसे निकालें, तो वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। कभी भी 9 मीटर का डिवाइड करते हैं तो हम आपको बताएंगे आगे। जैसे आपका कभी भी 63 मीटर का है तो 63 मीटर का स्पेन है तो उसको 9 का डिवाइड करो, 9 7 63, 7 को +1 कर दो, 7 + 1, तो हमेशा ड्रॉपर की कंटेंट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, 8 ड्रॉपर आएंगे। तो ये एक फॉर्मूला रहता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल होगा, आशा करता हूँ। वीडियो लास्ट तक बने रहें, इस तरीके से आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। चलिए अब जानेंगे जंपर्स के बारे में। जंपर्स काफ़ी टाइप के जंपर्स होते हैं, जैसे आपका क्रॉस फीडर जंपर होता है, ठीक है, 4 स्क्वायर का यूज किया जाता है। कैंडिडेट जंपर होता है, जी जंपर 160 स्क्वायर mm का यूज किया जाता है। आपका 105 स्क्वायर mm का भी होता है, ठीक है। पोटेंशियल जंपर होता है आपका, ठीक है, एफ जंपर 50 स्क्वायर mm का। सी जंपर होता है, आइसोलेटर जंपर होता है 160 स्क्वायर mm का। तो ये सारे जंपर होते हैं, ठीक है। सी जंपर बोलते हैं, एफ जंपर बोलते हैं, ठीक है, एटी जंपर बोलते हैं, ये सारे जंपर होते हैं। एटी सब, ये वाले 50 स्क्वायर mm का होता है, ये भी 50 का होता है, ये वाला भी 50 का होता है, ठीक है। चलिए एटी जंपर 3 यूज किए जाते हैं, ठीक है, एक ओवरलैप में, एक साइड एटी में 3 यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये एफ जंपर आई ओवल में यूज किया जाता है, आई ओवल में, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ओ एच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जी जंपर है आपका, ये आपका जी जंपर है, यहाँ पे देखिए ये जी जंपर है, ठीक है। 3.80 इसकी लेंथ होती है, ठीक है। 105 स्क्वायर mm या 160 स्क्वायर mm का यूज़ करते हैं, अपने अपने रेल के ऊपर है। जैसे आपके यहाँ 105 स्क्वायर mm का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जी जंपर है, देखिए यहाँ पर ये अपना टर्न आउट पे यूज़ किया गया है, कैंडिडेट जंपर है, जी जंपर। चलिए दोस्तों, ये आपका सी जंपर है। एवरी 1 किलोमीटर में 3 यूज किया जाता है, एक एंट्री सेंटर पे, और एवरी 350 मीटर पे एक सी जंपर यूज किया जाता है। ये आपका कन्वेंशनल वॉची का है, याद रखना, 2025 का नहीं है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस रहती है 5.60 रहती है, ठीक है ना, ब्रैकेट से। पोटेंशियल आपका एफ जंपर 50 स्क्वायर mm का होता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला है, यहाँ पर यूज़ किया गया कटिंग इंसुलेटर है, 2 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट इंक्रीमेंट्स, कटिंग इंसुलेटर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पेंटोग्रामेंट एक्सेस है, तो यहाँ पर भी आपका ये जंपर्स यूज़ किया गया है। ये आइसोलेटर जंपर है, जाकि यहाँ पर बसवार या कनेक्टर से लेकर ये बसवार के लिए गया है, ठीक है। ये आइसोलेटर जंपर है, ये आपका सेक्शन इंसुलेटर है, ठीक है ना। ये आपका 910 है, जो 910 कट रहा है, ठीक है। ये वाला आपका जी जंपर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये डबल ब्रैकेट है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। आपका स्पीडर मास्टर गया, सुपर मास्टर हो गए, ठीक है ना। ये आपका 80 जंपर है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ट्रेन चलती है, यहाँ ये ऑलरेडी डायग्राम हम समझा चुके हैं आपको, ठीक है। जनरल अलाइनमेंट ऑफ वॉची, ऐसे जनरल अरेंजमेंट होता है वॉची का। देखिए ये आपका सिविल क्लिप है, ठीक है, आर टी है, आर टी पाइप है, ठीक है, इनक्लाम ड्रॉपर है, बी टी है, एस टी होता है, 910 इंसुलेट होता है, टॉप फिटिंग, बॉटम इंसुलेटर, टॉप इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट लैंप होती है ये, ठीक है। यहाँ बी टी कैप होता है, ठीक है। यहाँ आपका आर टी कैप होता है, ठीक है। यहाँ आपका एडेस्ट होता है, 12 होल या 16 होल, इसका जो भी यूज़ किया गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट वायर है, ये ड्रॉपर्स हैं,
ये आपका कैंटिलीवर है, ये आपका मास्ट है, ठीक है, ये आपका ड्रॉपर्स है। ये अरेंजमेंट है टोटल ओएचई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंटिलीवर असेंबली में क्या क्या यूज़ किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, एस टी बी टी पाइप वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये टोटल कैंटिलीवर असेंबली का ये आइटम्स है, आप याद कर लेना। एस टी इंसुलेटर, टॉप इंसुलेटर, स्टैंडर्ड स्टडी आर्म, ब्रैकेट इंसुलेटर, ये सारे आइटम्स यूज किया गया। ड्रॉपर ब्रैकेट, एंटी बैंड क्लैम्प इंक्लूडिंग सस्पेंशन क्लैम्प, डायरेक्ट टू आईएसएल क्लैम्प, टू वायर क्लैम्प, ये सारी चीज़ें ब्रैकेट में यूज की जा सकती हैं। जैसे कि आप देख, हमने आपको लास्ट टाइम बता दिया नंबर पे, जैसे यहाँ जो नंबर डाला हुआ वो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मास्ट फिटिंग फॉर एस टी इंसुलेटर, ये मास्ट फिटिंग फॉर इंसुलेटर, ठीक है। एक एक नंबर दिया हुआ है वहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको इजी वे में हमने किया है। यहाँ पे एक नंबर डाला हुआ है, वो यहाँ पे दिया है नंबर 1, आप इस तरीके से समझ सकते हो डायग्राम को समझ के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैंटिलीवर ऑन प्लेटफॉर्म, देखिए प्लेटफॉर्म पे कैंटिलीवर का अरेंजमेंट कैसे रहता है। तो कैंटिलीवर पर आपका प्लेटफॉर्म रहता है, तो वहाँ पर इस पर आपका आरटी चेयर यूज की जाती है, एक्सटेंशन वाली, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे देख सकते हो आरटी एक्सटेंशन वाली हाइट पर की जाती है, ठीक है, जिसकी हाइट अपना प्लेटफॉर्म से आपकी टोटल यूज़ किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरटी चेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आरटी चेयर लगी हुई है, ठीक है। ये आपका बीटी, ये आपका एस टी, ये बीटी, ठीक है। तो ये वाला स्पेशल अरेंजमेंट रहता है आरटी चेयर का, ठीक है ना। इसकी रिलेबल साइड 6-10 रहती है आरटी चेयर की, याद रखना कभी भी क्वेश्चन आता रहता है। तो दोस्तों ये स्पेशल अरेंजमेंट रहता है आपका ओएचई का प्लेटफॉर्म पे। स्पेशल आरटी मतलब आरटी चेयर यूज़ किया था, और तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है आरटी चेयर पर, केवल आरटी ही रहती है, बाद बाकी कुछ नहीं रहता उस पर। एस टी बी टी अलग रहती है, आरटी की आरटी होगी तो उसमें इनक्लाम टॉपर्स को अरेंजमेंट करके उसको अरेंजमेंट कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेंशन लेंथ, आपकी टेंशन लेंथ कितनी क्या रहती है, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपके इनकमरेंस क्या होती है, चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। इनकमरेंस का मतलब होता है दो वायरों के बीच की डिस्टेंस। जैसे ये वायर है, ये वाला है, हमने जहाँ पे ड्रॉपर्स लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ब्रैकेट पे इनकमरेंस कहलाती है। जैसे आपका ब्रैकेट यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट है सपोजिट, इस वाले वायर से इस वाले वायर की डिस्टेंस होगी आपके इनकमरेंस, ठीक है। इनकमरेंस आपकी काफ़ी टाइप की होती है। आपका नॉर्मल कन्वेंशनल वॉची में 140 रखते हैं, आपका टर्न आउट क्रॉस ओवर 190, सॉरी ओनली 90, 140, 50, 40, 75, और भी इसको मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से ये अपनी मतलब इनकमरेंस की जाती है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, इनकमरेंस कितनी होती है। तो आपका एक इनकमरेंस आपकी 140, ठीक है, 90, ठीक है, 75, ठीक है, 50, 40, ये इनकमरेंस नॉर्मली रखी जाती है, ठीक है। ये आपके ओपन रूट में, एवरी ब्रैकेट पे, ये आपका टर्न आउट क्रॉस ओवर पे, टर्न आउट या क्रॉस ओवर, ठीक है, टर्न आउट क्रॉस ओवर पे। ये भी कहीं कहीं किसी ब्रिजेज एफ वगैरह पर यूज की जाती है। और आप 40-50 आपके ओवरलैप में, ठीक है, ओवरलैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये आपका ओवरलैप का अरेंजमेंट है, 3 स्पैन का आपका अनइंसुलेटेड ओवरलैप होते हैं। चलिए दो ओवरलैप भी बता देते हैं आपको, ओवरलैप कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप के ओवरलैप होते हैं, एक अनइंसुलेटेड, एक अनइंसुलेटेड ओवरलैप, जिसको IUL बोलते हैं। IUL मतलब इंसुलेटेड ओवरलैप, और UIUL मतलब अनइंसुलेटेड ओवरलैप। क्वेश्चन आता रहता है IUL का फुल फॉर्म क्या होता है और UIUL का फुल फॉर्म क्या रहता है। तो ये वाला जो है आपका अनइंसुलेटेड मतलब इसको बोलेंगे UIOL, ये अनइंसुलेटेड ओवरलैप पर बात करेंगे। जैसे जहाँ पर 2 डबल ब्रैकेट रहते हैं तो उसको 3 स्पैन ओवरलैप बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 3 स्पैन को कवर करता है, ठीक है ना। तो उसका अरेंजमेंट किस तरीके का रहता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर शो ऑफ कराया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 140 इनकमरेंस है, ये उस वाले की भी 140 इनकमरेंस है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो जैसा भी शॉर्ट टर्मिनेट होता है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्मिनेट होता है, वो वाला OR होके निकलता है। तो ये वाला निकला है यहाँ पर टर्मिनेट होके, तो इसकी इनक्वेंस 40 या 50 दोनों में एक भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, 40 या 50 रखी है, वहाँ की 40 इनकमेंस 140 इनकमेंस रखी है। ये आपका डायग्राम है ओपन रूट का, जहाँ पे कोई भी कर्वेचर वगैरह नहीं है। चलिए दोस्तों, ये आपका 4 स्पैन का इंसुलेटेड ओवरलैप है, ठीक है, ब्रैकेट है। ये आपका डिजाइन स्ट्रक्चर किया हुआ है। IUL में क्या है, जहाँ पे आपका SP SSP रहता है, वहाँ पर आइसोलेटर वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका इंसुलेटर ओवरलैप यूज किया जाता है, जहाँ मोस्टली आइसोलेटर रहता है, क्योंकि उसको फीडिंग कट ऑफ ऑन करना होता है, इसीलिए वहाँ पे IUL का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
देखिए ओवरलैप टाइप्स इक्विपमेंट्स, क्रॉस टाइप इक्विपमेंट्स, ये अलग अलग इक्विपमेंट्स रहते हैं, ठीक है। नेक टाइप इक्विपमेंट्स और टाइप ऑफ ओची टर्नआउट्स, ठीक है। क्रॉस टाइप टर्नआउट्स, बहुत सारे टर्नआउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस टाइप डायमंड क्रॉसिंग का ये टर्नआउट्स है, ठीक है, डायमंड क्रॉसिंग है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायमंड क्रॉसिंग का इस तरह का रहता है। डायमंड क्रॉसिंग मतलब होता है जहाँ पर चारों दिशाओं से गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन इंसुलेटर का डायग्राम है पूरा। सेक्शन इंसुलेटर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेक्शन इंसुलेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्शन इंसुलेटर पूरा वायर दिखल रखा हुआ है आपका इंसुलेटर टोटल कौन कौन से आइटम्स यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबरिंग दिया है, एक नंबर पर आपको जैसे दिया है स्टैंडर्ड सेक्शनिंग इंसुलेटर है, तो एक नंबर आप ये देखोगे यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पे एक नंबर आपका ये वाला कहाँ गया, ये रहा, ये आपका एक नंबर है, ये सेक्शन इंसुलेटर है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो जो कि काफ़ी मतलब दिक्कत भी हो सकता है, लोग देखना पसंद नहीं करते, पर लेकिन क्या है ये एक ही वीडियो में आएगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए हमने एक ही वीडियो बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि लोगों के पास ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है कि एक वीडियो का पार्ट्स कहाँ है, एक वीडियो का पार्ट्स कहाँ है, इसलिए करके थोड़ा लेंथी रहेगा, बट एक ही वीडियो में सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिटफुल रहेगा, ठीक है। नंबर 2 आपका 910 इंसुलेटर असेंबली है, ठीक है। नंबर 2 आप देखते हैं 910 इंसुलेटर असेंबली है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना, आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। दोनों रनरों के बीच में क्वेश्चन आता रहता है, दोनों रनरों के बीच में कितना गैप रहता है, तो इसका 45 गैप रहता है, 2 रनरों के बीच में सेक्शन में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आता रहता है। चलिए दोस्तों, आपका टीआईडी आपकी देखिए ओएचई ओवरहेड इक्विपमेंट, एफटीओ का था फिक्स टर्मिनेशन एंकर, बीडब्ल्यू का बैलेंस रेट एंकर, एटी का ऑटोमेटिक, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना। टीआईडी की ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओएचई की एफटीए और बीडब्ल्यू, ये कभी भी आती रहती है फुल फॉर्म, तो आप याद कर लेना इन सबको। चलिए इम्प्लांटेशन, अब हम जानेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने एक वीडियो लास्ट टाइम अभी भी बनाया था 2 दिन पहले इम्प्लांटेशन के बारे में, इम्प्लांटेशन कैसे मेजर किया जाता है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, आईएमपी का, तो वहाँ पर आप आईएमपी के बारे में समझ लेना आईएमपी होता क्या है, मतलब ट्रैक सेंटर से फेस ऑफ द मास तक की दूरी को आपको इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यह काफ़ी अरेंजमेंट है। अब हम जानेंगे मास्ट के बारे में, ठीक है। मास्ट भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, बी एफ बी आर एस जे, के एन बी टाइप, क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। ये सब काफ़ी टाइप के मास्ट होते हैं, पोर्टल्स भी यूज़ किया जाते हैं, टीसी भी यूज़ किया जाते हैं। अब जा रहे हैं हम इनके बारे में, ये कहाँ क्यों यूज़ किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है तो लोगों को मोस्टली पता नहीं रहता है। तो देखिए पोर्टल्स के बारे में देखिए, आपका मास्ट होता है, ये बी एफ बी टाइप का मास्ट है, ये आपका आर एस जी मास्ट है, ठीक है। ये आपका चैनल है, ठीक है। ये आपका टी टी सी मास्ट है, ठीक है। ये आपका बी सीरीज के सीरीज की मास्ट है, इस टाइप का डिज़ाइन होता है, ठीक है। ये आपका एन टाइप का पोर्टल का डिज़ाइन है, ये आपका ओ टाइप का है, ठीक है। ये एन टाइप, ये ओ टाइप और ये आपका आर टाइप, ठीक है। टीटीसी मास्ट है, ठीक है, बूम जो बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉप आर्म ये रहता है, टीटीसी ड्रॉप आर्म, ये अरेंजमेंट रहते हैं बहुत सारे। चलिए तो हम एक एक चीज़ के बारे में देखिए, ये होता है आपका डीए, जैसे ड्रॉप आर्म बोलते हैं, क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है। ये आपका टीटीबी बोलते हैं, और ये मास्ट है यहाँ पर होगा, अभी शॉप नहीं हो रहा है, आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको, टीटीसी मास्ट है ये, ठीक है। पोर्टल्स देखिए, ये आपको पोर्टल्स होते हैं, जैसे आपको पोर्टल सबको मिला के बात किया जाए, सबको मिला के बात किया जाए पोर्टल होता है, जैसे आप डिजाइन यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पोर्टल्स का डिजाइन है, ठीक है। चलिए बीएफबी की फुल फॉर्म याद करना, ब्रॉज फ्लाइंट फिल्म, आरएसजी की स्ट्रोल्ड फिल्म जॉइंट, और टीटीसी 3 ट्रैक एंट्रीवर या 2 ट्रैक एंट्रीवर दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ ओवरलैप आपको बता ही दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस है, लॉन्ग टाइम क्लियरेंस आपका, कभी भी क्वेश्चन आता है कि आपका लॉन्ग टाइम क्लियरेंस आपका कितना रहता है, तो लॉन्ग टाइम क्लियरेंस रहता है आपका 32, ठीक है ना। और आपका शॉर्ट टाइम 25 याद रख लेना, ये क्वेश्चन मोस्टली आता रहता है, ठीक है। सेक्शन इंसुलेटर स्पीड पोटेंशियल इंसुलेटर है ये, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सिमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है। एसपी एसएसपी का आपको आगे वीडियो में समझाएंगे, एसपी का फुल फॉर्म कितना क्या होता है, सेक्शनल पैरेलल पोस्ट, एसएसपी का सब सेक्शनल पैरेलल पोस्ट, ठीक है दोस्तों। सिमेट्रिक डायग्राम है, ठीक है। न्यूट्रल सेक्शन के बारे में चलो आपको आगे हम बहुत सारी चीज़ क्लियर करेंगे, अभी हम साइड थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं, आप पॉज करके एक एक चीज़ स्टडी कर लेना, जिससे कि आपको
कोई दिक्कत ना आए। पीटीएफ के बारे में, पीटीएफ न्यूट्रल सेक्शन काफ़ी टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल, शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन, सेक्शन न्यूट्रल, पीटीएफ, डायनामिक न्यूट्रल, ये पीटीएफ के टाइप होते हैं। ठीक है, ओवर लाइफ टाइम न्यूट्रल सेक्शन इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका रेंज में ये लगा हुआ है न्यूट्रल सेक्शन, देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल सेक्शन है आपका। ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन है आपका, देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल मतलब पीटीएफ, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी आप अच्छे समझ सकते हैं, न्यूट्रल सेक्शन है ये। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी जानकारी भी मिली होगी। आशा करता हूँ इसी तरीके से और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको इसी टाइप की हम आपको और भी जानकारी दे सकें। चलिए अब हम जानते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन काफ़ी टाइप के होते हैं। आपका बीजी टाइप होता है, बी टाइप होता है, एनबीसी टाइप होता है, तो हम टोटल टाइप के बारे में जानेंगे। फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है? मास्ट को लगाने के लिए एक कंक्रीट करना होता है, उसका फाउंडेशन बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए ये आपका मास्ट है। मास्ट इसके अंदर ज़मीन के अंदर नहीं डाल सकते, उसका एक रीज़न है। हम चाहते तो ज़मीन के अंदर भी डाल सकते हैं, बट लेकिन क्यों नहीं डालते, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि उसको जब हम लोहे को ज़मीन के अंदर डालेंगे जब, तो उसके अंदर क्या है, नमी आ जाएगी। नमी आएगी तो उसमें जंक लग जाएगी, जंक लग जाएगी तो उसका टोटल वेस्ट हो जाएगा, तो मास्ट काई लग के बेकार हो जाएगा, जंग लग के। तो इसीलिए उसको कंक्रीट के अंदर रखते हैं। कंक्रीट के अंदर आपको जंग की मात्रा नहीं रहती है, इसलिए हम कंक्रीट करते हैं, जिससे कि वो मास्ट लंबे समय तक चलता रहे, कभी उसको जंग ना लगे। जंग लगने से वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, इसीलिए हम फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप के फाउंडेशन होता है, साइड एयर बेरिंग फाउंडेशन पर डिपेंड करता है कि वहाँ का कितना एयर प्रेशर है, उसी टाइप से फाउंडेशन को डिसाइड किया जाता है कि कौन से टाइप का फाउंडेशन दिया जाता है, कि वहाँ पर एयर प्रेशर, विंड प्रेशर कितना है, वहाँ पर कितनी तेज़ हवाएं आती है, तो उसी चीज़ पर साइड ग्रेविटी आप देख सकते हो यहाँ पर है। ठीक है, 11,000 kgf उसके हिसाब से है। ठीक है, काफ़ी रहता है, 8,000 kg, 11,000 रहता है, और 20,000, ऐसा बहुत सारी ग्रेविटी रहती है, उसी पे बेस किया जाता है। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप का फाउंडेशन कब दिया जाता है, उसके पे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम आपको समझाएंगे। अभी हम आपको फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं कि फाउंडेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो फाउंडेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। कभी ये एनबीसी फाउंडेशन है, ये एफबीएम कोड है उसके, कौन से फाउंडेशन कौन से एफबीएम कोड होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका एफबीएम कोड है, इसका एफबीएम कोड है, बोलने में इतना है इसका। ठीक है, ठीक है, ये बीसी ऐसा है, बीसी सॉइल थी वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के फाउंडेशन होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको डिजाइन के, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और इसी तरीके की ओएचसी को लेकर जानकारी, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।